नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भूतकाल हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरेश है। उम्र यही कोई 24 साल की होगी। कुछ ही महीने पहले मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे और पूरे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस एकदम टूट गई। मेरी बुढ़ी माँ और छोटी बहन की पूरी जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर थी। बहुत भटकने के बाद मुझे शहर के एक पुराने और बड़े हॉस्पिटल में असिस्टेंट नर्स और वार्ड बॉय की नौकरी मिली। पैसे अच्छे थे, इसलिए नौकरी मेरे लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। शुरुआत के 2 हफ्ते बड़े आराम से दिन के शिफ्ट में निकल गए, लेकिन पिछले 2 दिन से मेरी ड्यूटी बदल कर नाइट शिफ्ट में लगा दी है। दोस्तों, हॉस्पिटल चाहे दिन में कितना ही नॉर्मल क्यों न लगे, पर रात के 12 बजे के बाद ये जगह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लगती। हॉस्पिटल एक अजीब सी जगह है, जहाँ एक तरफ कोई नया जन्म लेता है तो वहीं दूसरी तरफ कोई अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देता है। ना जाने कितने ही तड़पती हुई आत्माओं ने इन दीवारों के बीच अपना दम तोड़ा होगा। मुझे यहाँ के पुराने स्टाफ से पता चला था कि यह हॉस्पिटल करीब 3 साल पहले किसी बहुत बड़े हादसे को लेकर पूरे शहर में चर्चा में था। मैंने जब पूछा कि क्या हुआ था, तो लोग अजीब तरीके से चुप हो जाते थे। मुझे लगा कि मुझे तो बस ड्यूटी करनी है, पैसे कमाने हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो पुराना राज मेरे काले बनने वाला है। रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरे कॉरिडोर में हल्की सी येलो लाइट फ्लिकर कर रही थी। मेरा स्केड्यूल था कि 1 घंटे में मुझे फ्लोर का राउंड लेना होता था। अगर कोई काम ना हो तो मुझे कॉरिडोर के आखिरी में बने मॉर्ग की तरफ जाकर चेक करना होता था। मैं अपने हाथ में क्लिपबोर्ड लिए धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे मैं वार्ड से दूर जा रहा था, सन्नाटा गहरा होते जा रहा था। मैं चल ही रहा था कि अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक वेंटिलेटर फैन के चलने की आवाज़ हल्की दूर से आ रही थी। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा। मैं फिर से घूमा और 2 कदम चला, पर फिर से वही आवाज़ आई, जैसे कोई नंगे जले हुए पैरों से फ्लोर पर घिसते हुए मेरे पीछे चल रहा हो। मैं इस बार झटके से पीछे देखा, पर कॉरिडोर एकदम सुनसान था। मैं कांपते हुए कदमों से आगे बढ़ा और आखिरकार मॉर्ग्यू के पास पहुंच गया। यहाँ 2 अलग अलग गेट्स थे। एक था मॉर्ग नंबर 1, जो कि रेगुलर यूज़ होता था, और उसके बगल में एक रास्ता जाता था जिसके बोर्ड पर लिखा होता था मॉर्ग नंबर 2। ये वो जगह थी जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। सीनियर स्टाफ ने पहले ही सख्त हिदायत दी थी कि वहाँ मत जाना। वैसे तो इस रेस्ट्रिक्टेड मुर्दा घर के बाहर हमेशा एक बहुत बड़ा पुराना लोहे का ताला लटका रहता था, लेकिन आज जब मेरी नज़र उस गेट पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई ताला नहीं था। गेट हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर अभी अभी गया हो, और वहाँ कोई गार्ड भी नहीं था। इंसान का दिमाग बड़ा अजीब चीज़ है। जिस चीज़ से उसे रोका जाए वो उसकी तरफ सबसे पहले भागता है। मेरे अंदर का जिज्ञासा अचानक से जाग उठी। मुझे पता था कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, पर मैंने सोचा एक बार देखने में क्या बुराई है। सिर्फ एक बार देखकर बाहर आ जाऊंगा। मैंने धीरे से अपना हाथ उस भारी लोहे के गेट पर रखा, और जैसे ही पुश किया, गेट एक अजीब सी चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर से एक ऐसी बदबू आई जैसे कोई सड़ी हुई चीज़ और पुरानी आग के धुएं एक साथ मिल गए हों। अंदर एकदम घना अंधेरा था। मैंने एक कदम अंदर बढ़ाया। मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। मेरा पैर अचानक एक पुराने लोहे के स्ट्रेचर से टकरा गया था। वो स्ट्रेचर थोड़ा घिसक गया। सन्नाटे में वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि एक पल के लिए लगा जैसे मेरी जान ही निकल गई हो। मैंने गेट के बगल में अपना हाथ दीवार पर मारा ताकि मैं इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड ढूंढ पा सकूं। लेकिन जैसे ही मैं उस दीवार को छुआ, दीवार बिल्कुल खुरदरी, जली हुई और अजीब तरीके से सिली हुई थी।
जैसे मैं किसी जिंदा जली हुई चमड़ी को छू रहा हूँ। खैर, मेरा हाथ स्विच बोर्ड पर पड़ा और मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स के ऑन होते ही अंदर का जो नज़ारा सामने आया, उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो अंदर से बिल्कुल एक छोड़े हुए मुर्दा घर की तरह था। पूरे कमरे में लाइन से सारी स्ट्रेचर्स लगे हुए थे। उन सब पर डेड बॉडीज़ रखी हुई थीं, लेकिन उन डेड बॉडीज़ पर हॉस्पिटल का रेगुलर सफ़ेद कपड़ा नहीं था। उन सब के ऊपर काले रंग के कपड़े ढके हुए थे। कमरे का तापमान अचानक से बहुत ज़्यादा गिर गया था। मेरे मुंह से भाप निकलने लगी थी। तभी मेरी पीछे से एक आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ फ्लोर पर गिरी हो। मैं डर के झटके से पीछे घूमा। एक स्ट्रक्चर जो भी कुछ सेकंड पहले तक एक काले कपड़े से ढकी बॉडी से भरा हुआ था, वो अब बिल्कुल खाली था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। क्या लाश ने अपनी जगह उठ सकती है? मैं कांपते हुए यहीं से ज़मीन पर देखा। वहाँ ज़मीन पर एक काला जला हुआ हाथ कपड़े से बाहर निकला हुआ था। वो पूरी बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई थी और वो अब सफ़ेद कपड़े में कवर्ड दिख रही थी, जिसमें जगह जगह आग के जलने के निशान थे। मैं देखकर अब मज़ीद वहाँ रुक नहीं सकता था। मैं तुरंत पलटा और गेट की तरफ भागा। मैंने घबराहट में लाइट ऑफ की और गेट खोलने के लिए डोर नॉब पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से घुमाया, लेकिन गेट नहीं खुला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बाहर से लॉक कर दिया हो। कोई है? खोलो गेट! मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और गेट पर हाथ मारने लगा। मैं बिल्कुल लॉक हो चुका था अंदर, उस मुर्दा घर के अंदर। मैंने तुरंत घबराहट में दोबारा लाइट स्विच के ऑन कर दिया। जैसे ही लाइट्स जली, मैं पीछे मुड़ा। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अंदर सारे स्ट्रेचर्स अपनी जगह से हिले हुए थे, जैसे उन्हें किसी ने आसपास में टकरा दिया हो। और मेरी नज़र पूरे रूम को देखते हुए आखिरी के एक उस कमरे के सबसे अंधेरे कोने में पड़ी। वहाँ उस शैडो के बीच कोई खड़ा था। वो एक बेहद लंबा, काला और धुंधला सा साया था, जैसे कोई चेहरा नहीं था। वो एक बेहद लंबा, काला और धुंधला साया था, जिसका कोई चेहरा नहीं था, पर उसकी ना देखने वाली आंखें सीधे मुझे ही घूर रही हैं। मैं अपने सर दोबारा गेट की तरफ ढूंढ मैंने अपना सर दोबारा गेट की तरफ कर लिया। मैं फिर से पागलों की तरह गेट खोलने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे पीछे से एक और ज़ोरदार धम की आवाज़ आई। तभी कमरे में लगी स्विच ऑफ हो गई और सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। पूरे कमरे में फिर वही गाना, काला अंधेरा। पूरे कमरे में फिर वही घना काला अंधेरा छा गया। मैं घबराहट में दीवारों पर हाथ मारने लगा, पर वहाँ कोई स्विच बोर्ड नहीं था। दीवारें बिल्कुल सपाट और गर्म थीं। तभी मेरे ठीक पीछे, मेरे कान के पास किसी के भारी सांस लेने की आवाज़ आने लगी। वो सांस इतनी गर्म और सड़ी हुई थी कि मेरा सर घूमने लगा। मैंने कांपते हाथों से पॉकेट से फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च जलाई। तभी डोर नॉब खुद ब खुद मूव होने की आवाज़ आई। मैंने जैसे ही फ़ोन की रोशनी उस गेट की तरफ मारी, मैंने देखा कि एक बेहद भयानक काली हुई आकृति मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मैं ज़मीन पर ज़ोर से गिरा। मेरा सर जाके एक लोहे के स्ट्रेचर से टकराया और मैं बेहोश हो गया। न जाने कितने घंटे मैं उस ठंडे फ्लोर पर बेहोश पड़ा रहा। जब मेरी आंखें खुलीं तो मेरे सर में एक बेहद तेज़ खसक थी। लाइट्स इस वक्त ऑन थीं, पर वो धीरे धीरे ब्लिंक कर रही थीं। मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका था। मैंने अपने सर पर हाथ लगाया। मेरा हाथ पूरा खून से सना हुआ था। मैंने ज़मीन के सहारे उठा और जैसे ही मैंने घूमा, मेरी सांसें हमेशा के लिए रुकने को हो गई। वो काला साया अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार
वो अकेला नहीं था। मेरे हाथ डोर नॉब पर चला गया। मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया, पर गेट अब भी नहीं खुल रहा था। तभी उस रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगा, जैसे पूरे रूम में आग लगी हुई हो। मैं अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे लोगों की एक साथ चलने की फ्लोर पर घिसटने की आवाज़ आ रही थी। मैंने हिम्मत करके अपने सर पीछे घुमाकर देखा। वो सारे मुर्दे जो इन स्ट्रेचर्स पर लेटे हुए थे, वो सब एक साथ खड़े हो चुके थे। उनके सर पर काला कपड़ा लटका हुआ था। वो सब स्ट्रेचर से उठकर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे, और वो आदमी जो उस कोने में खड़ा था, वो अब वहाँ से हटकर बिल्कुल मेरी आंखों के सामने मेरे एकदम करीब आकर खड़ा हो गया था। मेरा सर ज़ोर से घूमा और मैं दोबारा वहीं फ्लोर पर गिर गया। इस बार जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल के एक जनरल वार्ड में एक बेड पर लेटा हुआ था। मेरे उठते ही वहाँ के डीन मेरे पास आए और उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने उन्हें सब बताने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने मुझे ये बात किसी और को ना बताने के लिए पैसे दिए और काम से निकाल दिया। जाते हुए मेरे वहाँ के पुराने वार्डन से बात हुई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उस कोने में लेके गए। उन्होंने पूछा, सुरेश, क्या तुम उस पुराने मुर्दा घर नंबर 2 के अंदर चले गए थे? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वार्डन ने कांपते हुए बताया, सुरेश, तुम जिंदा आ गए, ये चमत्कार है। करीब 3 साल पहले उस मुर्दा घर के अंदर एक नया इंटर्न डॉक्टर गया था। उस वक्त वहाँ कुछ 38 लाशें रखी हुई थी। पता नहीं कैसे वो गेट लॉक हो गया और अंदर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से भयानक आग लग गई। जब हमें गेट खोला तो अंदर सब कुछ जला हुआ था। बचे थे तो सिर्फ उन 38 लोगों की जली हुई लाशें और उस इंटर्न की जली हुई बॉडी। उसके बाद से उसे ताले लगाकर बंद कर दिया था। वार्डन ने आगे बताया, सुरेश, तुम पूरे 1 दिन से गायब थे। जब हमने सीसीटीवी देखा तो तुम रात में वहाँ गए थे, पर एक अजीब बात पता है क्या? उस दरवाजे पर कल रात भी एक बहुत बड़ा ताला लगा था, पर सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि तुम बिना चाबी के सिर्फ हाथ लगाए और ताला अपने आप खुल गया। तुमने वो ताला कैसे खोला? मेरा दिमाग सन्न रह गया। मुझे बिना कुछ बोले वहाँ से अपने घर चला गया। घर आने के बाद मैं अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया। थकान और डर की वजह से मैं गहरी नींद में सो गया। जब मेरी आंखें खुली तो पूरे कमरे में घना काला अंधेरा था। मेरे रूम का पंखा बिल्कुल बंद था। पुराना कमरा अजीब तरीके से गर्म हो रहा था, जैसे दीवारों के पीछे आग जलाए रखी हो। मुझे वैसी सड़ी हुई जली हुई चमड़ी की बदबू अपने कमरे में आने लगी। मैं डर के मारे एक करवट ली और मेरी नज़र हल्की से सामने दीवार और कोने की तरफ गई। वहाँ उस अंधेरे में एक एक करके ढेर सारे लोग खड़े थे। उन सब के सर पर काले रंग के जले हुए कपड़े थे। वो 38 लाशें और वो काला साया, वो हॉस्पिटल मैं नहीं छोड़ते हैं। वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए थे और इस बार वो सब मेरे लिए आए थे। मैं अपना शरीर नहीं मूव कर पा रहा था। वो सब मेरे पास आने लगे। खिड़की के एक कोने से आती हुई हल्की सी रोशनी उन सब के जले हुए चेहरों पर पड़ रही थी। वो एक नहीं, कई सारे थे। इसके बाद सुरेश का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। तो दोस्तों, क्या सुरेश सच में उन 38 आत्माओं का शिकार हो गया था, या वो आज भी उस रेस्ट्रिक्टेड मॉर्ग में कैद है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और क्या आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।